हेलो एवरीवन, गोल्डन रेज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में भारतीय इतिहास का काल क्रमानुसार वर्गीकरण पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने समय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखी थी, जैसे बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, हिंदी में अगर बात की जाए तो ईसा पूर्व किसे कहते हैं और ईस्वी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी जानकारी देखी थी लास्ट की क्लासेस में। और उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इतिहास का परिचय, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, ये सारी बातें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय इतिहास का काल क्रमानुसार वर्गीकरण। अब इसका मतलब क्या होता है? काल क्रमानुसार मतलब समय के अनुसार कौन सी घटना किस घटना के बाद में क्रम रूप से रखी जा सकती है, क्रम से रखी जा सकती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एक बात पर विशेष गौर करेंगे, यहाँ पर मैंने जो भी डेट्स लिख रखी है ये सभी भारतीय इतिहास के संदर्भ में है, विश्व के इतिहास के संदर्भ में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मुख्य रूप से भारतीय इतिहास ही पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग देख पा रहे हैं आप लोग, भारतीय इतिहास, इसको मुख्य रूप से हम लोग तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए बांट तो लिया हम लोगों ने, लेकिन एक बात और समझ लेंगे, यहाँ पर इतिहास में कोई ऐसा मानक नहीं है कि जिससे कि हम लोग एक काल खंडों को बांट सके। ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको बांट करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस समय से लेकर के इस समय के बीच बस यही घटनाएं घटित होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सुविधाओं के लिए हम लोग इसको बांट लेते हैं, जिससे कि एक क्रम से घटनाओं को समझने में आसानी रहे और याद करने में सुविधा रहे। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय इतिहास जो है इसको हम लोग तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो उसका भाग है वो ऐतिहासिक काल। अब एक एक भाग को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रागैतिहासिक काल, इसे हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अच्छा, इनमें अंतर मुख्य जो बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल जब एक तरीके से कह सकते हैं कि विकास की शुरुआत ही हुई थी। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी साक्ष्य हैं, ठीक है, वो सभी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। मतलब किसी पुरातत्व मतलब पुरा स्थल की खुदाई से जो भी साक्ष्य निकले हैं उनके आधार पर इसको बता दिया गया, जानकारी प्राप्त कर ली गई है। ठीक है, मतलब भाषा नहीं इसमें मिली है। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में हमको मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वाले साक्ष्य कुछ ऐसे थे जिनकी भाषा को अभी तक समझा ही नहीं जा सका है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता में हमारे जो वेद वगैरह है उनकी भाषा को समझा जा सका है। तो यहाँ पर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ के जो भी साक्ष्य है वो सभी पुरातात्विक साक्ष्य है, मतलब किसी पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यहाँ पर जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, और उसी आधार पर इसको बांट लिया गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, और लिखित साक्ष्य में से कुछ पढ़े जा सके हैं, कुछ नहीं पढ़े जा सके हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, लेकिन यहाँ पर पूरा लिखित जानकारी है। ठीक है, एक मतलब कह सकते हैं कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं लिखित जानकारी पूरी। ये हो गया ऐतिहासिक काल। तो अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है या फिर प्राक ऐतिहासिक काल है, इसे मुख्यतः दो भागों में, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पाषाण काल को हम लोगों ने क्या किया? तीन भागों में। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया। एक हो गया पुरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, पाषाण काल का मतलब क्या है? पत्थर युग। ठीक है, पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर। काल का मतलब युग, पत्थर युग भी बोल देते हैं उसको, अंग्रेजी में स्टोन एरा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस काल में सारी की सारी जो घटनाएं हैं, जो भी मतलब चीजें ये लोग यूज करते थे, औजार वगैरह जो भी चीजें थी वो सब पत्थर से संबंधित थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पाषाण काल। अब इसके अंदर भी यहाँ पर तीन चरण दिखाए गए हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इनमें ऐसा क्या था? देखिए पुरा पाषाण काल, अगर इसके समय की बात की जाए, सबकी समय की बात की जाए तो पुरा पाषाण काल का समय कितना है? ईसा पूर्व 6 लाख से लेकर के ईसा पूर्व 10,000 तक पुरा पाषाण काल माना जाता है। ठीक है, अब पुरा पाषाण काल भी यहाँ पर तीन रूपों में देखा गया है, क्योंकि बहुत ही पुराना, पुरा का मतलब अत्यंत प्राचीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुरा पाषाण काल जो है, स्टार्टिंग इसकी भारत के संदर्भ में बात की जा रही है, 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक की। अगर विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो यही यहाँ पर लगभग 25 लाख वर्षों ईसा पूर्व की बात हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पुरा पाषाण काल को तीन चरणों में और बांट लिया गया। पहला चरण जो है वो प्राचीन या फिर निम्न पुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, और यह जो था वो ईसा पूर्व 6 लाख से ईसा पूर्व 1.5 लाख वर्षों तक माना गया। ठीक है, अच्छा ये कैसे निर्धारित किए गए? ये जो है उस काल में जो भी मनुष्य क्या नाम है, औजार वगैरह या फिर वस्तुएं वगैरह जो यूज करता था उसके आधार पर, ठीक है, कैसी बस्तियां उनकी थी उसके आधार पर काल का निर्धारण कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसका समय माना गया है ईसा पूर्व 1.5 लाख से लेकर के ईसा पूर्व 35,000 वर्षों तक। ठीक है, अच्छा लास्ट में जो है उच्च पुरा पाषाण काल,
इसका समय ईसा पूर्व 35,000 से लेकर के ईसा पूर्व 10,000 तक। तो यहाँ पर पूरा डिफाइन हो गया कि पूरा पाषाण काल कब से शुरू हुआ। भारत की बात की जाए अगर तो ईसा पूर्व 6 लाख से लेकर के ईसा पूर्व 10,000 तक के समय को पूरा पाषाण काल माना जाता है। और पूरा पाषाण काल के 3 चरण हैं, प्राचीन या फिर निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद में स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल आप समय देख सकते हैं यहाँ पर ईसा पूर्व 10,000 से ईसा पूर्व 4,000 तक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, जो पाषाण काल के 3 यहाँ पर खंड हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनमें से पुरा पाषाण काल का तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया भाई, पुरा पाषाण काल जो है वो प्राचीन और मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में बटा हुआ है। अच्छा, अब देखिए पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में जो मध्य पाषाण काल है, एक तरीके से संक्रमण काल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर समय भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए ईसा पूर्व 10,000 से लेकर के ईसा पूर्व 4,000 तक का समय जो है वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत माना गया। और नव पाषाण काल का समय देखेंगे ईसा पूर्व 7,000 से लेकर के ईसा पूर्व 1,000 तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा बीच में संक्रमण, मतलब मध्य पाषाण काल, एक मिनट देखिएगा, यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल है इसका जो लास्ट वाला समय है 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। और यहीं पर देखेंगे मध्य पाषाण काल की स्टार्टिंग हो जाती है। और नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। तो मध्य पाषाण काल और कुछ नहीं है, ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण के बीच का संक्रमण काल है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर पाषाण काल के 3 चरण हो गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों का समय हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब देखिए नव पाषाण काल के उत्तर में, उत्तर का मतलब बिल्कुल लास्ट में क्या हुआ, तांबे की खोज हो गई थी। ठीक है, धातु की खोज हो गई। तो यहाँ पर जो भी मनुष्य था वो पहले पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग कर रहा था। अब देखिए हर काल में अलग अलग तरीके के औजार थे, कहीं पर छोटे औजार थे, कहीं पर बड़े औजार थे, कहीं पर और परिष्कृत औजार थे। तो इसी प्रकार से ताम्र पाषाण युग में क्या हुआ, इन्होंने तांबे के औजारों का यूज करना शुरू कर दिया। मतलब तांबे का यूज जो है पत्थरों वगैरह पर लगा करके इस तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण युग भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए आने वाली वीडियोस में लोग डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ डेट्स देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, किस समय से लेकर के किस समय तक कौन सा युग माना गया है। तो ताम्र पाषाण युग का समय कितना हो गया, ईसा पूर्व 2500 से लेकर के ईसा पूर्व 700 तक। अच्छा, जो ये 700 लिखा हुआ है, ये अलग अलग जगहों पर जो लास्ट में साक्ष्य मिले हैं उसका लिख दिया गया है। तो 700 ईसा पूर्व में जो है, मतलब 700 ईसा पूर्व का एक साक्ष्य महाराष्ट्र साइड में मिला हुआ है। तो इसका समय यहाँ तक डिफाइन कर दिया गया इतना कि भाई ताम्र पाषाण युग जो है वो ईसा पूर्व 2500 से लेकर के ईसा पूर्व 700 तक का माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक हम लोगों ने यहाँ पर देखा भारतीय इतिहास का एक पार्ट, क्या, प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, अब देखिए थोड़ा सा रिकॉल करेंगे इसको। प्राक ऐतिहासिक काल जो था वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था, पाषाण काल और ताम्र पाषाण युग। ठीक है, और पाषाण काल के मुख्य रूप से 3 भाग थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल बहुत ही विस्तृत काल रहा है। इसका अगर समय देखा जाए तो ईसा पूर्व 6 लाख से लेकर के ईसा पूर्व 10,000 तक का माना जाता है। मध्य पाषाण काल जो है वो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। और इसका समय देखा जाए तो ईसा पूर्व 10,000 से लेकर के ईसा पूर्व 4,000 तक का माना जाता है। और नव पाषाण काल का समय कितना है, ईसा पूर्व 7,000 से लेकर के ईसा पूर्व 1,000 तक। ठीक है, तो ये सारे समय जो है वो भारतीय इतिहास के संदर्भ में है, विश्व के इतिहास के संदर्भ में नहीं लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। एक ऐसा समय जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य तो थे ही, साथ ही साथ साहित्यिक साक्ष्य भी थे, लेकिन उनमें से कुछ की भाषा को पढ़ा जा सका और कुछ की भाषा को नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए ये जो हमारा नवपाषाण काल है, इसके उत्तर में या फिर इसके अंत में तांबे की खोज हो जाने की वजह से इसका नाम पड़ गया था ताम्रपाषाण काल। अच्छा, अब ताम्रपाषाण काल के टाइम से क्या हो गया था, कांसा, एक धातु का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कांसा। ठीक है, ये तांबा और टिन को मिलाकर के बनाया जाता है कांसा। ठीक है, तो कांसे का भी प्रयोग लोगों ने सीख लिया था, इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के लोग कांसे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यहाँ पर 2 चीजें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसी से जुड़ा हुआ मिलेगा हम लोगों को। ईसा पूर्व 2500 से लेकर के ईसा पूर्व 1750 तक का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। मतलब इसी टाइम के दौरान इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, मतलब प्रारंभ हुई और विकास हुआ इसका, और फिर पतन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ईसा पूर्व 2500 से लेकर के ईसा पूर्व 1750 तक का समय जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। और इसके बाद में आर्य लोगों का आगमन हो जाता है और वहीं पर से वेदों की रचना वगैरह शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है वैदिक सभ्यता का समय। और वैदिक सभ्यता का समय जो है वो ईसा पूर्व 1500 से लेकर के ईसा पूर्व 600 तक का माना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1500 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1750 लिखा हुआ है। देखिए वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व में शुरू हो गई थी, लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी वो कुछ भागों में चलती रही आगे तक, तो वो समय ले लिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो
अब देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैदिक सभ्यता जो थी वो ईसा पूर्व 1500 से लेकर के ईसा पूर्व 600 तक चली है। अच्छा, अब वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला हो गया ऋग्वैदिक, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वो वेदों पुराणों पर ही आधारित थी मुख्य रूप से। तो जो स्टार्टिंग थी उस टाइम पर सिर्फ ऋग्वेद था, और ऋग्वेद से ही बाकी वेद भी निकल करके आए हैं, जैसे सामवेद वगैरह संगीत का वेद है, ठीक है। तो यजुर्वेद वगैरह जो है कर्मकांडों का वेद है, और लास्ट में अथर्ववेद आता है। तो यहाँ पर जो हो गया वैदिक सभ्यता, ये दो भागों में मुख्य रूप से बटी हुई है। एक तो हो गया हमारा ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल का समय जो है वो स्टार्टिंग से भाई ईसा पूर्व 1500 से लेकर के ईसा पूर्व 1000 तक का समय जो ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल, जहां पर अथर्ववेद वगैरह जब आ जाते हैं, ठीक लास्ट में, उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसका समय जो था वो ईसा पूर्व 1000 से लेकर के ईसा पूर्व 600 तक का माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल के अंत में ही देखा जाए अगर, तो ऋग्वेद में जो है लास्ट में इसमें समाज में जो वर्ण व्यवस्था वगैरह थी वो सब आ जाती है। इससे कि समाज में थोड़ा थोड़ा कुरीतियां वगैरह भी फैलने लगती हैं, और इसी के फलस्वरूप यहाँ पर जन्म होता है बौद्ध और जैन धर्मों का, ठीक है। और बौद्ध और जैन धर्म के फलस्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है हम लोगों को ये महाजनपद काल। अच्छा, अब देखेंगे थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं। भारतीय इतिहास कितने भाग हो गए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, दो को हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल को पूरा समझा। आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के उत्तर में क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और यहीं पर से क्या हो जाता है, जब महाजनपद काल शुरू हो जाता है वहीं पर से ले लिया हम लोगों ने ऐतिहासिक काल, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐतिहासिक काल ऐसा समय है जहां पर जो लिखित साक्ष्य है वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। साहित्यिक जो स्रोत है इतिहास के वो प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं ऐतिहासिक काल, वहीं पर से स्टार्ट माना जाता है, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा है, कोई एक निश्चित पैरामीटर नहीं है, कोई निश्चित मानक नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि नहीं यहाँ पर से ऐतिहासिक काल ही है। अपनी सुविधा के अनुसार इसको बांट करके पढ़ लिया जाता है, जिससे कि घटनाओं को एक क्रम से समझा जा सके, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय है जहां पर लिखित साक्ष्य या फिर साहित्यिक स्रोत जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। और ऐतिहासिक काल को भी सुविधा की दृष्टि से हम लोग तीन भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। पहला हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास, और दूसरा हो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा हो गया आधुनिक भारतीय इतिहास। अब यहाँ पर तीनों को समझते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का समय अगर देखा जाए तो ईसा पूर्व 600 से लेकर के 712 ईस्वी तक, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान रखेंगे। शुरू कब हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से शुरुआत मानी जाती है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर उत्तर वैदिक काल का अंत था जहाँ पे, ठीक है, 600, यह ईसा पूर्व 600 तक, यही से शुरू हो गया प्राचीन भारत। और कब तक है, 712 ईस्वी तक है। ईसा मसीह के जन्म के 712 साल बाद तक चला है प्राचीन भारतीय इतिहास। और इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से घटनाएं यहाँ पर देखा, कालक्रम जो देखा जाता है हमारा, उसमें क्या क्या, सबसे नंबर 1 पर महाजनपद काल, ठीक है। 16 महाजनपदों की उत्पत्ति, और कौन शक्तिशाली था, किसका पतन हो गया, कुछ बचे रहे, ये सारी जानकारी हम लोग महाजनपद काल में देखेंगे। और इसके बाद में जो सबसे शक्तिशाली था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में अलग अलग जो भी वंश आए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, मौर्य वंश, उसमें सबसे शक्तिशाली रहा तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। और मौर्य वंश के बाद में मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद में कौन कौन से आए हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, गुप्त काल है, जिसको कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और उसके बाद में हर्षवर्धन वाला काल है। ये सभी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका जो भाग है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो समय है वो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। अच्छा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम लोग दो भागों में, एक तो पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल के पहले का समय, और एक उत्तर मध्यकाल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का समय पूर्व मध्यकाल। इसके अंतर्गत यहाँ पर मतलब भारत को तीन भागों में बांट करके पढ़ा जाएगा। एक तो उत्तर भारत हो गया, एक दक्कन का पठार हो गया, और एक दक्षिण भारत हो गया। कहां पर किसका शासन चल रहा था, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखेंगे। तो दो भागों में, एक तो पूर्व मध्यकाल 8वीं से 13वीं शताब्दी में क्या घटित हुआ भारत में, और उसके बाद में 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में क्या घटित हुआ भारत में। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या देखा जाएगा, एक तो राजपूत वंश देखे जाएंगे, इसमें चौहान, प्रतिहार, परमार, ठीक, चंदेल, ये सभी इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, जिसके अंतर्गत बहुत से वंश आ जाते हैं, जैसे गुलाम वंश है, ठीक है, क्या नाम उसका, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोदी वंश है, सैयद वंश है, ये सभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखेंगे। और उसके बाद में जो अंतिम वंश था लोदी वंश, ठीक है, उस इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना होती है। ये सारी घटनाएं किसके अंतर्गत हैं, सभी मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मुगल वंश तक। और इसके बाद में आता है हमारा लास्ट आधुनिक भारतीय इतिहास। इसके समय की बात की जाए तो 1707 ईस्वी से लेकर के वर्तमान, वर्तमान का मतलब ये हो गया, अभी तो करंट अफेयर्स भाई वर्तमान में आ जाएगी ना, जो भी हमारा इतिहास में लिखा हुआ है वो, ठीक है, वर्तमान तक हो गया हमारा। और इसके अंतर्गत दो भागों में इसको भी बांट लेंगे। एक तो हो जाएगा हमारा आधुनिक इतिहास, जो कि 1707 से लेकर के
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी तक के देखेंगे और उसके बाद में समकालीन इतिहास को देखा जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आगे की जो भी घटनाएं हुई हैं और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक और उसके बाद भी जो भी योजनाएं वगैरह चली हैं, ये सब समकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है एक ओवरव्यू देने की, ठीक किस तरीके से भारतीय इतिहास को हम लोग वर्गीकृत करके काल क्रमानुसार पढ़ सकते हैं, ठीक है, घटनाओं को एक सीरियल से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 3 टॉपिक मेन है, एक प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, इन तीनों कालों को हम लोग एक श्रेणीबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे घटनाओं को, ठीक है। तो आज की वीडियो में या फिर आज की क्लास में बस इतना ही, और आने वाली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्राक ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत पाषाण काल को पहले देखेंगे, ठीक है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर उसके बाद में ताम्र पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब सीरीज एक पूरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बने रहिए गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।